हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन लेके आए हैं वेव ऑप्टिक्स बोले तो तरंग प्रकाशिकी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इनको ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स में मिक्सअप किया गया है। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू। इंटरफेरेंस फ्रिंजें क्यों बनती हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है विवर्तन, डिफ्रैक्शन की वजह से। दूसरा कह रहा है सुपरपोजिशन बोले तो अध्यारोपण की वजह से। तीसरा कह रहा है परावर्तन की वजह से बोले तो रिफ्लेक्शन। और चौथा कह रहा है पोलराइजेशन बोले तो ध्रुवण की वजह से। तो देखो क्योंकि अगला नाम दे रहा है पहले से ही व्यतिकरण बोले तो इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस में क्या होता था? इंटरफेरेंस के अंदर दो वेव एक दूसरे के ऊपर इंपोज होती थी। सही बात है ना? अगर दो वेव एक दूसरे पे इंपोज होगी तो थर्ड जो है वो सबसे बड़ी बनती थी। इसका मतलब ये सुपर पोजिशन बोले तो अध्यारोपण की वजह से होता था। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, टू शोर्स आर कोहरेंट इफ दे हैव। दो स्रोत सह साम्यिक। सह साम्यिक का क्या मतलब होता है? एक इस तरह के जिनको कला संबद्ध भी कहा जाता है। समान कला में चलें। कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब होता है फेज। इसका मतलब सेम फेज होना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है वो देखो। सबसे पहले ये कह रहा है सेम एम्पलीट्यूड, आयाम सेम होना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं था। दूसरा था सेम वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य सेम होनी चाहिए। नहीं। स्थिर फेज अंतर बोले तो उनका जो कलांतर था वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही बात थी। अपने पास जो इंटरफेरेंस था वो कुछ इसी तरह का होता था। अगर एक वेव तो चले कुछ इस तरह से, और दूसरी वेव को मैं चलाऊं साथ साथ, और फिर वो कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए, तो ये इंटरफेरेंस है ही नहीं। इंटरफेरेंस कब होगा? इंटरफेरेंस तब होगा जब दोनों वेव साथ साथ चलें। साथ साथ का मतलब, साथ साथ का मतलब अगर एक वेव यूं चली है, दूसरे को साथ में चलाओ या आगे पीछे चलाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके बाद में कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर यहां इन दोनों के बीच में गैप है मान लो 1 का, तो ये भी 1 ही है, ये भी 1 ही है। इसको बोलते हैं कि फेज डिफरेंस क्या हो? सेम हो। और हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कला संबद्ध जो होते हैं कोहरेंट शोर्स, वो कौन से होते हैं? तो वो वही होते हैं जिनका फेज क्या हो? कांस्टेंट हो, जिनका फेज एंगल सेम रहे। थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का जो द्विछिद्र प्रयोग था उसमें फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करती थी? अब सबसे पहली बात आती है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता था? फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता था बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन टी। अच्छा, लेमडा का मीनिंग क्या होता है? लेमडा का मीनिंग तो होता है वेवलेंथ बोले तो तरंग दैर्ध्य। इसका मतलब तरंग दैर्ध्य पे तो डिपेंड करेगा। उसके बाद आते हैं दो, एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी। क्या होते थे ये जो अपने पास दो सोर्स होते थे कुछ इस तरह से, ये S1 ये S2, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती थी उसको बोलते थे स्मॉल डी। और जो पर्दा होता था अपना, उस पर्दे तक की जो दूरी होती थी उसको बोलते थे कैपिटल डी। और ये कह रहा है कि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी पे भी, और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी पर भी, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी का मतलब स्मॉल डी पे, और स्लिट और पर्दे की दूरी का मतलब कैपिटल डी पे। क्या लगता है किस पे डिपेंड करता है? ये तो सब पे कर रहा है, का मतलब ऑल ऑफ दीज आएगा इसके अंदर, सिंपल। हाँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आना चाहिए आपको। पता चला कि हमें कुछ इस तरह से बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी, इनमें से दो या तीन चीजें दे दी। जैसे जैसे नंबर 1 फिर इसे कह दे बीटा की वैल्यू बताओ, जबकि अपने पास जो तरंग दैर्ध्य है वेवलेंथ मान लो वो 2 एंगस्ट्रम होता। दोनों जो शोर्स थे S1 और S2 उनके बीच की दूरी को अपन ने स्मॉल डी कहा था। दोनों शोर्स हैं एक दूसरे से 1 मीटर पे, और जो इनके दूरी थी पर्दे से वो दूरी थी मान लो 2 मीटर। और कहे फ्रिंज विड्थ बताओ कितनी होगी भाई? तो फ्रिंज विड्थ को कैसे फाइंड आउट किया था अपन ने? बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी। ओके, लेमडा कितना था? 2 एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर। और आगे गई कैपिटल डी बोले तो 2 मीटर, और स्मॉल डी बोले तो 1 मीटर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया, और एंगस्ट्रम अपनी जगह पड़ा है। एक तो आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए।
लेमडा डी और डी को पहचानना, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ तो लेमडा होती है, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। मुद्दा आएगा कैपिटल डी कौन सा, स्मॉल डी कौन सा। तो जो दो सोर्स होते हैं ना, दो स्रोत होते हैं ना, उनके बीच की दूरी को हमेशा बोलते हैं स्मॉल डी। और पर्दा अगर कहीं लिखा आ जाए तो पर्दे तक के डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल डी। बात खत्म। हो सकता है यही क्वेश्चन ऐसे ना होके डिपेंड करवा दे, जैसे बीटा जो है वो यहाँ लेमडा पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई कह दे जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, उसको कर दिया जाए डबल 2 टाइम, तो बताओ फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती हैं, तो अगर इसको डबल किया तो ये भी डबल ही होगा, तो बीटा भी 2 टाइम होगा। हाँ, इसको आधा करोगे तो ये आधा हो जाएगा, इसको 4 टाइम 4 गुना करोगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। सिंपल। हो सकता है वो जो पर्दा था वहां तक की दूरी, तो पर्दे की दूरी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब पर्दे की दूरी अगर डबल कर दोगे तो भी फ्रिंज विड्थ डबल हो जाएगी। हाँ, जो दोनों शोर्स थे उसके है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोले तो व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, अगर आप कहो कि दोनों जो स्रोत थे S1 S2 उनके बीच की दूरी को डबल कर दिया जाए तो फिर अपने पास जो बीटा है, जो फ्रिंज विड्थ है, वो आती हो जाए। आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आ गया, यदि वेवलेंथ बढ़े, वेवलेंथ बोले तो तरंग दैर्ध्य बढ़े, तो फ्रिंज विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ का क्या फॉर्मूला था, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये कह रहा है कि लेमडा को बढ़ाओ, बताओ इस पे क्या फर्क पड़ेगा। ये भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा, इट मीन इंक्रीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है अपने पास व्यतिकरण पैटर्न में केंद्रीय धारियां कैसी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो आएगा मेरे पास व्यतिकरण, व्यतिकरण बोले तो इंटरफेरेंस, और एक आता है मेरे पास विवर्तन, विवर्तन बोले तो डिफ्रैक्शन। हाँ, ये केंद्रीय धारी की बात कर रहा है, मतलब मिड वाला। अगर मैं इसका डायग्राम याद करूं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से, हालांकि आपने हॉरिजॉन्टल करके बनाया है तो मैं भी ऐसे ही बना लेता हूं, थोड़ा अच्छे से याद रहेगा। ये कुछ इस तरह से बनाए थे अपन। अब यहाँ एक कॉमन जो बात देखने लायक है वो ये है कि इसका जो मिड था वो हाईएस्ट था, इसका मतलब चमक तो आएगी, सिंपल सी बात, चमक तो आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि साइडों में जो फ्रिंज बनेगी उनसे बड़ा होगा या उनके बराबर होगा, तो ये हमेशा उनके बराबर होगा। दो क्वेश्चन बन गए। पहला, इसके मिड पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी, तीव्रता कैसी होगी, तो तीव्रता होगी चमकीली, ठीक है, बोले तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अच्छा, उसके बाद आता है अपने पास सेकंड, कि अपने जो नजदीक वाली फ्रिंजे हैं उनसे ज्यादा आयाम होगा क्या, उनसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा क्या, तो नहीं होगा, उनके बराबर ही होगा। बात करें विवर्तन की, तो विवर्तन का जो ग्राफ होता था वो कुछ इस तरह से होता है, कम से ज्यादा, सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर और कम। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसके भी मिड पे होगा तो चमकीला ही बनेगी, तो चमकीली यहां भी, बट इनके साथ वाली जो है ना, इनसे ज्यादा बनेगा यहाँ पे। ये दोनों क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिल जाएंगे, देखो तो। सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि सेंट्रल फ्रिंज इन इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंट्रल फ्रिंज कैसी होती है, हमेशा डार्क, हमेशा ब्राइट, काली चमकीली, कभी कभी ब्राइट और कभी कभी डार्क नहीं, हमेशा ही क्या होगी, हमेशा ही ब्राइट बोले तो चमकीली होगी। नेक्स्ट, यदि एक छिद्र बंद कर दिया जाए तो बिल्कुल एनसीईआरटी और एयरफोर्स दोनों का पैटर्न लगभग सेम सा रहता है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्या, अगर एक छिद्र बंद कर दिया जाए, सबसे पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखो, होता कहता था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, चलो बना लेते हैं, टीटी बना। एक सोर्स होता था, ये इसके आगे दो होल्स होते थे और ये इसके आगे होल। यहां से जब वेव गिरती थी तो ये भी अपना खुद का पैटर्न, ये भी अपना खुद का पैटर्न, फिर जो आता था सेकंड पैटर्न वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाता था, ठीक है। और ये जब आपस में टच होती थी तभी अपने पास क्या बनता था, इंटरफेरेंस बोले तो व्यतिकरण।
अब यहां बात आती है कि अगर एक स्लिट को बंद कर दिया जाए, इस स्लिट को ही बंद कर दो, यहां से ब्लॉक, यहां से नहीं जा सकती, तो अकेली वेव थोड़ी खुद के ऊपर गिरेगी। अकेली वेव तो कुछ इस तरह से होगी, ये पहली, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि खुद के ऊपर खुद तो गिर ही नहीं पाएगी, तो व्यतिकरण तो बंद हो गया। इसका मतलब इंटरफेरेंस डिसअपीयर, बिल्कुल सही बात है, इंटरफेरेंस तो गायब हो चुका। फिर बात आती है डिफ्रैक्शन होगा कि नहीं। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किनारों से टच होके चमकना। बिल्कुल, किनारा तो अभी भी बचा ही है, दो ना सही एक किनारा तो बचा ही है, तो वेव जैसे यहां आएगी यहां फैल जाएगी। इसका मतलब डिफ्रैक्शन होगा, इंटरफेरेंस व्यतिकरण नहीं होगा, तो उसका मतलब दोनों ऑप्शन सही हैं, तो फिर इनको हटा दूंगा और जो मिक्सअप है वो आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज। अपने पास जो ब्राइट फ्रिंज होती थी, बोले तो चमकीली फ्रिंज, उनके लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में फर्क क्या है। देखो, फेज डिफरेंस जो होता था, बोले तो एंगल, सिंपल सी बात। फेज डिफरेंस का मतलब एंगल, एंगल बोले तो कोण। और पाथ डिफरेंस जो होता था, बोले तो दूरी, डिस्टेंस। जब मैं बात किया किसके लिए, चमकीली, चमकीली बोले तो ब्राइट, और एक और भी होती है डार्क, डार्क बोले तो काली। एंगल कितने कितने, 0 डिग्री से लेके 360 360 डिग्री तक मेरे को मिक्स करने हैं। तो चमकीली में कौन से होते हैं, 0 डिग्री, 0 के बाद कितना होता था, 0 के बाद होता था 2 पाई, उसके बाद 4 पाई, इसी तरह चलते जाओगे तो ये आएगा 2n, नहीं है पाई है, पाई। ठीक है, इनके बीच में जो बच गए वो सारे वहां पहुंच गए। इसका मतलब 0 और 2 पाई के बीच में बच गया पाई, 2 पाई और 4 पाई के बीच में बच गया पाई। अगर और आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 5 पाई, इसी तरह से चलता रहेगा। तो अगर मेरे को वैल्यू पाई में पूछी जाती तो सिंपल था कि चमकीली फ्रिंजों के लिए पाई कितना होता, चमकीली फ्रिंजों के लिए होता ये 2n पाई। ओके, बट मेरी वैल्यूज पाई में है ही नहीं, क्योंकि पाई तो एंगल होता है, जबकि वो तो रास्ता पूछ रहा है मेरे से, पथ का अंतर। अच्छा, इनका आधा कर दो तो अपने पास क्या बन जाए। अच्छा, वो पाथ डिफरेंस में लिख दिया गया मैंने, नहीं वो पाथ डिफरेंस में नहीं है, एक्चुअल में ये वैल्यूज मेरे पास थी डार्क के लिए। ठीक है, अब बात आती है पाथ डिफरेंस में क्या होता है। तो पाथ डिफरेंस में इनकी वैल्यूज आधी हो जाती हैं। इसका मतलब जो 2 था वो 1 बन जाएगा और पाई का बन जाएगा लेमडा, जो 4 था वो 2 बन जाएगा और पाई का बन जाएगा लेमडा। अगला अगर यहां देखना चाहते हैं आप 6 पाई, तो इधर आके 6 का तो बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा लेमडा। अब इधर अपनी पहली वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे पहली वैल्यू थी पाई। ओके, इधर क्या बनेगा, जो पाई के मल्टीप्लाई में था 1 वो तो बनेगा आधा, आधा ही कर रहे हैं अपन, और पाई जो था वो लेमडा बन गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पाई और लेमडा के बीच में इतना सारा कंफ्यूज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखो, पाई की वैल्यू जहां डबल होती है, लेमडा की वैल्यू वहां सिंगल होती है, बात खत्म। अब मैंने कहा पाई की वैल्यू डबल 2 पाई, उसकी जगह आएगा लेमडा सिंगल, एन तो अपनी जगह पड़ा ही है, यही आंसर आएगा चमकीली के लिए। और अगर यही सेम आ जाए मेरे पास डार्क के लिए, तो डार्क के लिए ये हो जाता। देखो, अगर मैं कहूं कि अंधेरी धारियां थी, बोले तो डार्क फ्रिंज थी, उनके लिए पथांतर बताइए, तो डार्क फ्रिंज के लिए कितना होगा। डार्क फ्रिंज के लिए अभी अभी मैंने टिक लगाया था, ये होगा उनका आधा, बात खत्म। नेक्स्ट, विवर्तन कब पॉसिबल है। देखो, बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि मेरे को विवर्तन करना है, और मेरे पास एक तो लाइट है बोले तो प्रकाश, और एक है मेरे पास साउंड बोले तो ध्वनि, इनका बड़े आसानी से मैं विवर्तन कर पाता हूं। तो विवर्तन करने के लिए वो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही हैं, गिर के फैलती हैं, वो चाहिए। अब बेसिकली साउंड जो है वो किसी भी जगह टकरा के फैल जाता है। इसका मतलब मैं जब यहां बात करता हूं, तो जो ओब्स्टेकल है, ओब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, ओब्स्टेकल का मतलब अवरोधक, वो वस्तु जिससे टकरा के और वेव फैली होगी उसको बोलते हैं अवरोधक। अगर वो वेवलेंथ का लगभग बराबर है तो मैं क्या कर पाऊंगा, तो मैं बहुत अच्छे से और डिफ्रैक्शन विवर्तन कर पाऊंगा, बात खत्म। नेक्स्ट, एकल छिद्र विवर्तन में केंद्रीय फ्रिंज कैसी होती है।
जो सेंट्रल फ्रिंज है वो मैक्सिमम होती है या नहीं होती है? बिल्कुल सही बात है। अपन ने क्योंकि डिफ्रैक्शन पढ़ा, ये डिफ्रैक्शन का वही पुराना वाला डायग्राम क्या कह रहा है ये फिर से सुनो। इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन हो गया ओके, सेंट्रल मैक्सिमम इज, जो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा वो कैसा बनेगा? नैरो बोले तो बहुत छोटा, दूसरों के जितना नहीं, दूसरों के जितना तो इंटरफेरेंस में बन रहा था, वाइडेस्ट सबसे बड़ा और गायब हो जाता है, सबसे बड़ा यही है का मतलब वाइडेस्ट यही है। नेक्स्ट, ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश अपने पास जो पोलराइजेशन है वो लाइट को कैसा प्रूव करता है? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, कैसा प्रूव करता है? तो देखो इसके लिए मैं एक बार 11th क्लास याद दिलाता हूं आपको। 11th में एक क्वेश्चन आता था क्या कि जो साउंड है, साउंड बोले तो ध्वनि, उनका क्या नहीं हो सकता? उनका ध्रुवण नहीं हो सकता, उनका डिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर उनका ध्रुवण डिफ्रैक्शन नहीं हो सकता तो फिर सिंपल सी बात है ये ट्रांसवर्स ही है, क्योंकि वो खुद कैसी होती थी? वो खुद होती थी लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य। बात खत्म। ध्रुवण जो है वो ट्रांसवर्स बताता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसे व्यवहार बताता है, सिंपल सी बात, विद्युत चुंबकीय तरंगों के। नेक्स्ट, ब्रूस्टर कोण निर्भर करता है, क्या ब्रूस्टर एंगल किसी को याद है? ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता था, n इज इक्वल टू 10 IB। हाँ, कुछ टीचर्स n को म्यू भी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ब्रूस्टर एंगल है, ये जो ब्रूस्टर कोण है, ये डिपेंड कर रहा है म्यू पे। मतलब क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो अपवर्तनांक, सिंपल। ऊपर कह रहा है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, कहीं नहीं है फॉर्मूले में। नीचे कह रहा है इंटेंसिटी, तीव्रता, कहीं नहीं है। डिस्टेंस, दूरी, कहीं नहीं है। और वैसे ही मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा दिख गया था, तो फिर क्यों टाइम खराब करना। ब्रूस्टर कोण पर रेज, ब्रूस्टर जो एंगल होता है उसके ऊपर रे कैसी होती है? तो देखो, एक रे आती है और अपने रास्ते से नीचे जाती रहती है। एक ऐसा एंगल मिलेगा जब वो अपनी जगह से क्या हो जाती है, 90 डिग्री पे वापस उसी मीडियम में चली जाती है, वहीं ब्रूस्टर एंगल बनता था। कुछ इस तरह से अगर याद हो तो आपको। रियल में तो ये अंदर जा चुकी थी, बट एक ऐसा एंगल मिलेगा जिसपे ये टकरा के वापस इस साइड आ जाती है। और ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे होते थे? ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री होते थे। तो उसका मतलब ब्रूस्टर कोण के ऊपर जो रेज हैं, जो किरणें हैं, वो एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो लंबवत। नेक्स्ट, ये आ गया सेम क्वेश्चन। ये वैसे एनसीईआरटी के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है 12th क्लास का। 4 पाई को लेमडा में चेंज करो, सिंपल सी बात। अब 4 पाई को लेमडा में चेंज करें तो पाई हमेशा ज्यादा होता है, लेमडा हमेशा कम होता है, तो इसका मतलब आधा बढ़ाना है। 4 का आधा 2, पाई का लेमडा बन गया, सिंपल। नेक्स्ट, यदि फ्रिंज दूरी बढ़ा दें तो फ्रिंज की जो डिस्टेंस है, फ्रिंज विड्थ, उसको बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन टी। वो कह रहा है कि स्लिट के बीच की दूरी बढ़ा दो तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी या घटेगी? स्लिट के बीचों की दूरी, ये स्लिट S1 S2, इनके बीच की दूरी को किससे रिप्रेजेंट किया था? स्मॉल डी या कैपिटल डी? तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हुई थी स्मॉल डी। और मैंने कहा कि इसको बढ़ा दो, इसको इंक्रीज कर दो। अगर इसको इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा? ये डिक्रीज ही होगा, इसका मतलब ये घटेगा, सिंपल। नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर। ये कह रहा है कि जो नेचुरल लाइट है रिसीव फ्रॉम सन और बल्ब, वो कैसी होती है? सूर्य और बल्ब से आने वाली जो प्राकृतिक लाइट है, मतलब अनफिल्टर, वो कैसी होती है? पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड? तो देखो, पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है? पोलराइज्ड का मतलब होता है उसको कंट्रोल कर लेना, और अनकंट्रोल्ड सॉरी अनपोलराइज्ड का मतलब अनकंट्रोल्ड। तो स्टार्टिंग में जो लाइट आती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, अनफिल्टर्ड होती है, तो उसका मतलब वो ध्रुवित नहीं होती, सिंपल सी बात। और किसी पोलराइड वगैरह से निकालने के बाद ध्रुवित हो जाती है, और उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी हो जाती है आधी, हमेशा याद रखना। मतलब मैंने कहा कि ये मेरे पास एक पोलरॉइड है, पोलरॉइड पे आने से पहले अगर इंटेंसिटी थी आई, तो निकलने के बाद कितनी हो जाएगी? तो याद रखना हमेशा आधी हो जाएगी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, हमेशा तीव्रता आधी हो जाती है।
ठीक है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, देखो मैंने इस पर डबल स्टार लगा रखा है, इसका मतलब अगर कोई ये कहे कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर दो ही क्वेश्चन बनाने हैं तो एक क्वेश्चन में तो हमेशा यही बनाऊंगा। बेसिकली इसके अंदर दो अलग अलग कंसेप्ट एक साथ आ जाते हैं। देखो, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये मेरे पास एक प्लेट है, इसके ऊपर एक लाइट गिरी, कितने डिग्री के ऊपर? लाइट गिरी 60 डिग्री के ऊपर, तो आई की वैल्यू आ गई 60। द रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज भी हो गई। पोलराइज का मतलब क्या है? पोलराइज का मतलब है कि ये लाइट जब इधर गई होगी तो ये दोनों कैसे बने होंगे? 90 डिग्री। थोड़ी देर पहले तो बात आई है, अगर ध्रुवित हो गई तो उसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन एंगल। रिफ्रैक्शन एंगल तो बड़ा आसान हो गया, रिफ्रैक्शन एंगल कितना बनेगा भाई? तो मुझे पता है कि आई और आर दोनों को ऐड करने पे बनता है 90, और आई है 60 डिग्री पे, तो 60 प्लस आर इज इक्वल टू 90। तो फिर आर कितना बचेगा? तो यहां से आर बचेगा 30 डिग्री। ओके, दूसरा आता है अपने पास कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। थोड़ी देर पहले पढ़ा था, n इज इक्वल टू 10 IB। 10 आई कितना था? आई था अपना 60। ओके, 60 की वैल्यू रखो। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? आई थिंक √3 होती होगी। तो चाहो तो √3 लिख दो और चाहो तो इसकी वैल्यू लिख दो 1.7। कंप्लीट। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्ध्य, लाइट इज 3 mm। यहां तक क्या बोल दिया ये? इसने कहा यंग का द्विछिद्र प्रयोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। फ्रिंज विड्थ जो है वो उस टाइम पे थी 6000, और ये कह रहा हूं क्या मैं? नहीं, 6000 था मेरे पास वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, और फ्रिंज विड्थ कितनी थी? फ्रिंज विड्थ इज 3 mm। इसका मतलब पहले बीटा की वैल्यू जो थी वो थी 3 mm, और उस टाइम पे लैम्डा वेवलेंथ कितना था? वेवलेंथ था 6000 एंगस्ट्रॉम। सही है यहां तक? इतने वेवलेंथ पे इतनी है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को फ्रिंज विड्थ ही बोलते हैं, वेवलेंथ का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। ओके, उसके बाद वो कह रहा है कि अगर वेवलेंथ जो है तरंग दैर्ध्य, उसको कितना कर दिया जाए? वेवलेंथ चेंज टू 4000 एंगस्ट्रॉम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ का वैल्यू कितना हो जाएगा? कैसे सोल्व कर सकते? पूरा फॉर्मूला कोई लगाए तो लगा देना, नहीं तो सिंपल सी बात थी, बीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा डी अपॉन टी। तो यहां से जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लैम्डा के। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। थोड़ा और आगे लेके आए, बीटा 2 की वैल्यू नहीं पता, बीटा 1 की वैल्यू, बीटा 1 3 mm इज इक्वल टू लैम्डा 2 था 4000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा वन था 6000 एंगस्ट्रॉम। काटो, 000 से 000 गई, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम गया, और थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन तो 2 और 4 कट जाएंगे। ओके, और आगे बढ़ाते हैं। यहां अपने पास कितना आ गया? बीटा 2 अपनी जगह पड़ा है, इधर कितना बचा है? 2/4, और यहां कितना बचा है? ये बचा है 3 mm। अगर देखा जाए तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 mm अपॉन 4। ठीक चल रहे हैं क्या अपन? आई थिंक ठीक चल रहे हैं अपन। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के, अपन ने कहा बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। बीटा 2 पूछा है, बीटा 1 3 mm, ओके, लैम्डा 2 4000, लैम्डा 1 6000, 000 कट चुके, 2 से 4 को काटूंगा तो 2/4, सॉरी 6 में डिवाइड किया है मैंने, अगर मैं 6 में डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कितनी बचेगी? 3 बचेगी।
तो फिर यहाँ से 3 से 3 भी उड़ गए और सिर्फ 2 बचेगा, mm आ जाएगा। ये नहीं आएगा, ये आएगा ओनली 3 है यहाँ पे, 3 से 3 कटेगा क्योंकि यहाँ पे 4/6 था तो 2/3 आएगा ये, है ना। हाँ 3 से 3 कटा और ये बचा 2 mm। यही है बीटा 2। ठीक, ऐसा इसलिए हुआ कि अपनी वैल्यू पॉइंटों में आ रही थी और मेरे को दिख रहा था पॉइंटों में नहीं है, तो मैंने रीचेक किया तो बड़े आराम से आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट, अब मैंने ज्यादा सा इसको बढ़ाया नहीं, वही पुराना वाला क्वेश्चन वापस अगला घुमा के सीधा ये कह दे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, जो अपवर्तनांक था वो है √3। बताओ ब्रूस्टर एंगल कितना होगा। तो अभी अभी देखा है अपने n = 10 IB, तो उसका मतलब अगर मैं इसकी √3 रखूं और 10 IB रखूं तो IB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इनवर्स √3। और 10 इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होता है, अभी अभी पढ़ा था 60 डिग्री होता है। और आगे बढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, ये भी फेवरेट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से पेपर बनाने वालों का। हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, जो आयाम है उनका अनुपात कितना, 9/8। इसका मतलब A1 की वैल्यू तो 9 दे रखी है और A2 की वैल्यू 8 दे रखी। अब कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी बोले तो तीव्रता फाइंड आउट करो। अगर मेरे को मैक्सिमम चाहिए, आई मैक्सिमम कैसे निकलेगा, के ए मैक्सिमम का स्क्वायर, के अपनी जगह पड़ा रहेगा और ए मैक्सिमम को क्या लिख सकता हूं मैं, A1 + 8 स्क्वायर अभी भी लगेगा। थोड़ा सा इधर ले जाते हैं इसको, ये अपनी जगह पड़ा था, A1 + A2 यही तो है आयामों के अनुपात, तो एक तो था 9 और एक था 8, स्क्वायर अपनी जगह पड़ा है। ओके, दूसरे में आते हैं, आई मिनिमम, आई = क्या होता था, के ए स्क्वायर, तो इसका मतलब के अपनी जगह और ए स्क्वायर, बट मिनिमम की वजह से मैं यहां मिनिमम लगाऊंगा। मिनिमम की वैल्यू कितनी होती थी, ये तो अपनी जगह पड़ा है, ए मिनिमम है, इसका मतलब ये आएगा A1 - A2 होल स्क्वायर अपनी जगह है ही। अच्छा, अगर मैं दोनों वैल्यूज काटूं, के से के तो कट चुका, A1 - A2 अपॉन में के पड़ा, सॉरी के तो हट चुका ना, काट दिया मैंने यहीं पे, A1 - A2, तो एक तो था 9 और एक था 8, स्क्वायर कर दो। वहां से देखा तो 9 और 8 दोनों ऐड हो गए, कितने बन गए, 17 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस आ गया तो 1 का स्क्वायर, ये तो कुछ होगा ही नहीं, 17 का स्क्वायर जो भी होगा वही आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गया, मैक्सिमम मिनिमम, आसान था। नेक्स्ट, A1 A2 की वैल्यू, सॉरी, अगर दो एम्पलीट्यूड हैं, अगर दो आयाम हैं, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट बताओ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है, रिजल्टेंट परिणामी A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + 2A1 A2 cos फाई। यहां से अगर मैं देखूं कि मैंने कहा दोनों जो वेव थी वो 90 डिग्री पे हैं, तो इसका मतलब रूट के अंदर A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + 2A1 A2 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0, तो रूट में इतना ही बचेगा, A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर। अगर कल को अपने को वैल्यू भी दे दे तो सीधी पुट कर देनी है अपने को, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में करते हैं, लगभग वो का वही है। आगे, दो पोलरोइड हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। ओके, आउटपुट इंटेंसिटी कितनी होगी, देखो अगर दो पोलरोइड की बात की जाए तो इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता था, I0 cos स्क्वायर थीटा, और इसने ऑलरेडी दोनों परपेंडिकुलर कर दिए, परपेंडिकुलर का मतलब cos 90 कर दिया। अगर cos 90 कर दिया तो फिर वैल्यू सिंपल सी बात है 0, सिंपल। नेक्स्ट, I1 I2 दे रखे हैं, A1 A2 पूछा है, ये तो ज्यादा आसान हो गया, अपने को पता है I = होता है KA स्क्वायर। अगर मेरे से A पूछा गया है तो उसका मतलब A की वैल्यू, चलो उसको थोड़ा और साइड में करते हैं, A स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया I के, और A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया √I के। अगर मेरे को चाहिए A1/A2 तो कितना आएगा, √I1/I2। रूट में I1 I2 की वैल्यू पुट कर दो, I1 कितना है, I1 81, I2 49, 81/49, 9/7, आसान है। नेक्स्ट, तरंगागर जो होते हैं वेव फ्रंट, उनकी वजह से
और शोर्स कैसे कैसे बन सकते हैं, या शोर्स की वजह से तरंगागर कैसे बन सकते हैं, मैं तीनों ही बता देता हूँ। वैसे मैंने ये एक फिल इन द ब्लैंक बना के दिया ताकि बच्चा समझ सके। जो वेव फ्रंट है तरंगागर, वो पॉइंट शोर्स की वजह से कैसा बनेगा, तो देखो अगर कभी भी आपका जो सोर्स है वो हो पॉइंट, तो आपका तरंगागर बनता था कुछ इस तरह से। इसका मतलब मैं कह सकता हूं स्पेरिकल। स्पेरिकल बोले तो गोलीय, ठीक है। अगर आपका जो सोर्स है वो हो कैसा, वो हो लीनियर। लीनियर बोले तो ऐसा, यहां भी गोला, यहां भी गोला, और ये कुछ इस तरह। इसका मतलब इसका बनेगा सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का मतलब, सिलेंड्रिकल का मतलब अपने पास बेलनाकार। और थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है अपने पास सोर्स कहाँ हो, इन्फिनाइट पे हो। अगर सोर्स इन्फिनाइट पे हो तो फिर वो अपने पास प्लेन वेव बना के देगा अपने को, कि अपने को लगेगा दूर से आ रही है वेव, उसका मतलब है प्लेन वेव बने। और प्लेन जो बनेगा वो इन दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ सोर्स इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सोर्स लिया था, जो स्रोत लिया था, वो किस तरीके का होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कला संबद्ध। कला संबद्ध बोले तो, कला संबद्ध बोले तो कोहरंट। ये अपने पास वेव ऑप्टिक्स के बेसिक क्वेश्चंस थे, जिनको एकदम बढ़िया तरीके से आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न कैसा भी हो लगभग इन्हीं को घुमा घुमा के अगला पूछेगा। बेसिकली मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिए हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार रिपीट कर लेना, आज के लिए काफी है। थैंक यू।